हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 28वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 28वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 28वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि FOR बराबर 117 लिखा जाता है और SKD बराबर 102 लिखा जाता है तो RPL बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि FOR बराबर 117 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए FOR बराबर 117 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए F आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। उसके बाद में है O आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। O के बाद में है R आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 15 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 18 मिलकर बन जाएगा 39। अब 39 से 117 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 39 का किया गया है 3 के साथ में गुणा। तो यहाँ पर देखिए 39 दिए हो जाएगा 117। और ध्यान से देखिए 117 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि SKD बराबर 102 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। ठीक है, S के बाद में है K आता है 11 नंबर पर है। K के बाद में है D आता है 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 और 11 मिलकर बन जाएगा 30, 30 और 4 मिलकर बन जाएगा 34। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम इस 34 का भी क्या कर दें, 3 गुना कर दें तो 34 दिए हो जाएगा 102। और ध्यान से देखिए 102 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर RPL के अंदर है और यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, R के बाद में है P आता है 16 नंबर पर है। P के बाद में है L आता है 12 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए 18 और 16 मिलकर बन जाएगा 34, 34 और 12 मिलकर बन जाएगा 46। अब सभी का 3 गुना किया गया है तो इस 46 का भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 46 दिए होता है 138। यानी कि RPL बराबर लिखा जाएगा 138। अब हमें देखना है कि 138 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 138 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 9, 9 के बाद में 28, 28 के बाद में 65, 65 के बाद में 126 और 126 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है 2, तो मेरे भाई 2 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और प्लस में 1, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 और 1 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 2। इसी प्रकार से देखिए 2 के बाद में दिया गया है 9, तो मेरे भाई 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 को हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से देखिए 9 के बाद में दिया गया है 28, 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 28 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 का क्यूब प्लस में 1, 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 28। इसी प्रकार से देखिए 28 के बाद में दिया गया है 65, तो मेरे भाई 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 65 को हम लिख सकते हैं कैसे, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 65 के बाद में दिया गया है 126, तो 126 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 126 को हम लिख सकते हैं कैसे, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 126। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 126 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर कंटिन्यू संख्या चल रही है, यानी कि पहले 1 का क्यूब प्लस 1, फिर 2 का क्यूब प्लस 1, फिर 3 का क्यूब प्लस 1, इसी प्रकार से 4 का क्यूब प्लस 1 और लास्ट में हुआ है 5 का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 126 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम कर देंगे 6 का क्यूब प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 का क्यूब होता है कितना, 216 और 216 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 216 और 1 मिलकर बन जाएगा 217, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 217। अब हमें देखना है कि संख्या 217 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 217 में दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 431 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 431 से यहाँ पर 12 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 345 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 431 से यहाँ पर 12
कैसे बना है। तो मेरे भाई 431 से यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या किया गया है, 431 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 431 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 12। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 345 के अंदर है और 345 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई 431 की तरह हम 345 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 345 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 60। अब हमें देखना है कि संख्या 60 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 60 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि आपको 80 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चनों का क्या मिलेगा, पीडीएफ सेट मिलेगा। और इस 5,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरे भाई इसी के साथ में इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है ये इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस प्रश्न को सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस प्रश्न को सोल्व करना है आपको रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको हमेशा बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर है, रो के अंदर है। तो हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, रो के अंदर है सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर संख्या 14 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहां पर संख्या 14 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले
14 के इस तरफ दो संख्या दी गई है 8 और 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 8 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इस 16 में से इस बीच वाली संख्या को माइनस किया गया है। बीच वाली संख्या है 2, तो मेरे भाई 16 में से 2 को कम कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बच जाएगी 14। और ध्यान से देखिए 14 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तीसरी रो के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर संख्या 24 इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, 24 के इस तरफ भी हमें दो संख्या दी गई है 9 और 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 9 तिये 27। और इस 27 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। बीच वाली संख्या है 3, तो 27 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाली रो के अंदर है, और इस बीच वाली रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के सामने देखिए यहाँ पर हमें दो संख्या दी गई है 5 और 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। और इस 20 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। तो 20 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पता लगाना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई हमें क्या करना है, वास्तविक समय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि 7:40 को 11:60 में से घटा देंगे तो वास्तविक समय हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमें समय दिया गया है 7:40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11:60 में से यदि हम 7:40 को घटा देंगे तो वास्तविक समय में प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि 60 में से 40 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 20, और 11 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4। यानी कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 7:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय होगा 4:20। अब हमें देखना है कि 4:20 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 4:20 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है
राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलर झील स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, डागला लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य का और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डागला लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वाराणसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मेरे भाई इसी शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाराणसी शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी हैलोजनों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य से, ऑप्शन बी है केरल राज्य से, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य से और ऑप्शन डी है
उत्तराखंड राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गारो जनजाति का संबंध है मेघालय राज्य से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 1 से 2 प्रश्न मुद्राओं से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन बी है प्रोटॉन से, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बोई साजू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य का और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बोई साजू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है लवणीय जल और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लवणीय जल विद्युत का
चालक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस 25,000 प्लस क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। और मेरे भाई लास्ट में आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी का, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी का, ऑप्शन सी है महानदी का और ऑप्शन डी है तापी नदी का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।